नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन की 4th यूनिट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को कवर करेंगे और साथ ही यहाँ पर बहुत ही कमाल के नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक और बहुत सारी चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 ऑफ फिजिकल एजुकेशन को, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इस यूनिट के अंदर हमें क्या क्या देखना है उसको हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन और डिवीज़न क्या होता है। हम देखेंगे इंक्लूजन क्या होता है, क्या उसकी नीड है, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। फिर हम देखेंगे क्या वेरियस एडवांटेजेस हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ के CWSN के लिए। और लास्ट में हम देखेंगे वेरियस स्ट्रेटजीज़ जिससे फिज़िकल एक्टिविटीज़ को हम एक्सेसिबल बना सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे क्योंकि यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि CBSE के लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है उसको हम समझें। तो इस वाले क्वेश्चन को हम अच्छे से आगे सॉल्व करने वाले हैं। देन इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हैं उनको सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यार मैंने आपके लिए एक बहुत ही कमाल की किताब को ऑर्डर किया। मतलब मैंने बहुत सारी किताबों को सर्च किया था और उसके बाद एक किताब जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है वो है अपनी ओसवाल गुरुकुल की वाली किताब। तो ये आपको आपकी स्क्रीन पे इसकी इमेज भी दिख रही है और ये CBSE के लास्ट 10 ईयर्स की सॉल्व पेपर है। इसकी खास बात मुझे ये लगी कि यार एग्ज़ाम स्पेसिफिक इसके अंदर बहुत ही कमाल का कंटेंट दे रखा है। मतलब एग्ज़ाम में क्या होता है कि यार हमें बहुत कम शब्दों के अंदर किसी भी चीज़ को लिखना होता है और वहाँ पर किस तरह से अपने शब्दों को पिरोया जाए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और इस लास्ट 10 ईयर वाली पेपर के अंदर बहुत ही अच्छे से मतलब बता रखा है कि एग्ज़ाम में किस तरह से आंसर्स को लिखा जाए। जैसे ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई थी कि पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटी एडवांटेजेस होता है फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो बहुत से बच्चे तो डिसाइफर नहीं कर पाए थे कि मतलब क्या करना है, कोट एंड कोट इसको एक्सप्लेन करना है या क्या करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील किया गया है और इसके अंदर आपको MCQ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, केस स्टडीज सब कुछ देखने को मिलने वाली है। देन अभी ये जो मेरे पास किताब है ये PCM वाली है और आपको बाकी ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आप इस किताब को देख सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। तो इनको हम आगे अपने इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं और जितने भी मैं MCQs और PYQs वगैरह सॉल्व कर रहा हूँ उसके अंदर मैं खुद भी इसी किताब का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपको भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो ज़रूर से आप इसको देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और यहाँ पर भी मैंने किताब की इमेजेस को लिया है ताकि मतलब एक वो फील आए मस्त वाला। तो इसको भी हम अच्छे से देखने वाले हैं वीडियो के एंड में। बढ़ते अब हम आगे और कंसेप्ट्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर डिसेबिलिटी क्या होता है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना है ना। तो शायद हो सकता है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ना आए, लेकिन फिर भी हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो डिसेबिलिटी क्या होता है कि ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट रहता है। इम्पेयरमेंट मतलब आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिसके कारण क्या है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ को इतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपको खाने में, चलने में, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने में भी दिक्कत आएगी। अब जितने भी यार इंसान हैं सभी को एक बेसिक ह्यूमन राइट तो है ही, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने 2016 के अंदर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को पास किया था। अब क्यों हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस एक्ट के अंदर एक डेफिनेशन दे रखी है जो कि CBSE कई बार पूछ चुका है ना। तो आप इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी, है ना। आपने कई जगह सुना होगा, ट्रेन में आप जाते हैं वहाँ पर लिखा रहता है दिव्यांगजन, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो क्या होता है ये ना, तो उसको डिफाइन किया गया है इस एक्ट के अंदर। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो सीधा आप ये लाइन छाप सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एक्ट डेफिनेशन ऑफ PWD इज़ कोई भी लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या सेंसरी इम्पेयरमेंट, है ना। फिजिकल मतलब आपकी बॉडी में कहीं कोई दिक्कत, जैसे हाथ नहीं होना, पैर नहीं होना। देन मेंटल दिक्कत, है ना। मेंटल मतलब आपका जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है वो इतना साउंडली काम नहीं कर रहा है। देन इंटेलेक्चुअल मतलब पढ़ाई लिखाई में दिक्कत। और सेंसरी मतलब आपके सेंसर सही से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे आग के पास अगर आप हाथ ले गए तो आपका हाथ जल जाएगा,
है ना। लेकिन उससे बचने के लिए क्या होता है, आपके हाथों में सेंसर रहता है, उस सेंसर से आप पीछे ले लेते हो अपने हाथ को, लेकिन ये काम नहीं करेगा तो भाई हाथ जल जाएगा। तो इस तरह के जो भी इम्पेयरमेंट हैं वो इंटरेक्शन में दिक्कत पैदा करते हैं, और फुल और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन सोसाइटी में वो इंडिविजुअल नहीं कर पाता है। तो इसी को हम PWD बोलते हैं ना। आगे भी हमने यही डेफिनेशन देखी थी ऑलमोस्ट, लेकिन इसको और भी अच्छे से मतलब एक बोल सकते हैं ना कि धागे में मोती पिरो रखें, तो इस तरीके से ये डेफिनेशन को यहाँ पर दिया गया है इस एक्ट के अंदर। तो ये एक्ट याद रखिएगा। फिर एक शब्द आता है डिसऑर्डर, है ना। तो डिसऑर्डर हालांकि हमने क्लास 11 में पढ़ा है ना। तो क्या है डिसऑर्डर? ये मेंटल डिसेबिलिटी को डिसऑर्डर बोलते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस कम है, लेकिन पता होना चाहिए डिसेबिलिटी क्या होता है, डिसऑर्डर क्या होता है। अब चलते हैं हम आगे, है ना। और जैसा मैंने आपको बताया था इस एक्ट के अंदर PWD को डिफाइन किया गया और यहीं पर बताया गया है कि दिव्यांगजन शब्द का आपको यूज़ करना है ना। पहले आपने देखा होगा ट्रेन्स में भी विकलांग शब्द का यूज़ किया जाता था, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव लगता था, तो इसलिए हमने दिव्यांगजन या PWD शब्द का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। वहीं पर इस चैप्टर के नाम में ही छुपा है CWSN। वो क्या होता है? तो जो PWD है दिव्यांगजन, जो बच्चे हैं, तो उनको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बोला जाता है। बढ़ते हैं हम आगे। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडेप्टिव स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं? यहाँ पर टर्म लिखी हुई है एडेप्टिव स्पोर्ट्स। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में ढल जाना। तो एडेप्टिव स्पोर्ट्स क्या है? इस तरह के स्पोर्ट्स जो कि पर्सन विद स्पेशल नीड्स या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए हैं, तो उनको बोलते हैं अपन एडेप्टिव स्पोर्ट्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ब्लाइंड क्रिकेट, है ना। तो वो उसके जो रूल्स हैं वो थोड़े से नॉर्मल क्रिकेट से अलग रहते हैं। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है स्पेशल ओलंपिक। ये वर्ल्ड का बोल सकते हो लार्जेस्ट स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स जो कि इंटेलेक्चुअली और फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज करवाता है ना। यहाँ पर कुछ नंबर लिखा है, जैसे 5 मिलियन 50 लाख पार्टिसिपेंट्स इसके पास है। 172 कंट्रीज़ के अंदर ये अपने प्रोग्राम्स को संचालित करता है ना। तो ये वाला डेटा को नहीं भी याद रहे तो चलेगा, ऊपर वाला याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, या फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो कंपटीशन करते हैं। अब भाई साहब इतने सारे पार्टिसिपेशन कंट्री हैं, सब है, तो ये डेली कॉम्पिटिशन्स करवाता है। लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसके कॉम्पिटिशन्स चलते हैं। और अब मान के चलो लाखों इवेंट इसके होते हैं साल भर के अंदर। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स इसका एक मेजर इवेंट रहता है ना। जैसे होता है ना कि आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे एक मेजर इवेंट है, वरना स्पोर्ट्स पीरियड तो मिलता रहता है। तो स्पोर्ट्स ये जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स हैं ये साल में मतलब 4 साल में एक बार होते हैं। और किस तरह से होते हैं? तो वर्ल्ड गेम्स अल्टरनेट बिटवीन समर एंड विंटर गेम्स 2 ईयर साइकिल। तो ये क्या है इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे 2023 के अंदर समर गेम्स हुआ, अब अगला समर गेम्स 4 साल बाद होगा, मतलब 2027 में। लेकिन इसके 2 साल बाद मतलब 2025 में विंटर गेम्स होएगा। तो समर और विंटर के बीच में 2 साल का गैप है, समर और समर के बीच में 4 साल का गैप है। तो बहुत ही बड़ा इवेंट ये होता है। कब पहली बार स्टार्ट हुआ? तो 20 जुलाई 1968, डेट याद रखना। शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर सबसे पहले गेम्स स्टार्ट हुए। अब इसका लोगो आपको ध्यान रखना है यार, क्योंकि एग्जाम में लोगो पूछ लेते हैं। पिछले साल ही पूछा था, तो ये सेम टू सेम लोगो आपको याद रखना है। किस तरह से 5 इंसान हैं, सीधे सीधे उनके हाथ हैं, और वो सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मतलब देखो गोला ये रिप्रेजेंट करता है पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये वाले गेम्स होते हैं। और सब अपने स्ट्रेट हाथों से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये एक इंक्लूसिविटी दिखाता है कि सबका साथ सबका विकास। देन आगे अपन बढ़ते हैं, तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है, या जो गेम्स होते हैं वो है पैरा ओलंपिक्स। तो ये पैरेलली होते हैं ओलंपिक्स के साथ, मतलब ओलंपिक्स के आसपास ही होते हैं। और दूसरा आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि डिसेबल लोगों का ओलंपिक है। 1960 में पहली बार इनको ऑर्गेनाइज़ किया गया था इटली, रोम में, है ना। इटली, रोम वहाँ का एक शहर है। हेड क्वार्टर क्या है पैरा ओलंपिक्स का? तो ये जो पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स होते हैं इनको कंडक्ट करवाती है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। तो ये जो पैरा ओलंपिक कमेटी है इसका हेड क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा बॉन, जर्मनी में। तो जर्मनी देश है, बॉन वहाँ की एक कंट्री है, वहाँ का एक शहर है। देन इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग दीज गेम्स। तो इन गेम्स को कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा? इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। क्या इसका मोटो है, उद्देश्य क्या है? तो मोटो है इसका स्पिरिट इन मोशन ना। स्पिरिट बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट,
तो वो यहाँ पर मेंटेन करना है और सबको साथ में लेकर चलना है। तो ये है यहाँ पर पैरा ओलंपिक्स। तो मैंने बहुत ही कंसाइज वे में चीज़ों को दे रखा है ना। अगर आप रेफरेंस किताबें पढ़ेंगे तो उसमें बहुत लंबी लंबी आपको वहाँ पर भाषण दे रखे होंगे, तो मैंने उसको कंसाइज करके यहाँ पर लिख दिया ताकि एग्ज़ाम में जितना लिखना है बस उतना यहाँ पर कंटेंट मैंने आपको दे दिया है, और बाकी चीज़ें तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। तो इसका लोगो याद रखना, इस तरह से 3 है ना, आप बोल सकते हो नाइकी के लोगो हैं, है ना, 3 यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको याद रखना, एक बार ड्रॉ करके देख लेना। अब इंडिया का किस तरह का क्या परफॉर्मेंस रहा है पैरा ओलंपिक्स में, तो इंडिया ने अपना डेब्यू है ना, सबसे पहला जो पैरा ओलंपिक है वो अटेंड किया था 1968 में, जबकि पहला कब हो गया था 1960 में ही हो गया था। भारत को बाद में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला। दैन उसके बाद है ना भारत ने आगे भी कम्पीट किया, इसके आगे कब किया वो अपने इतना काम का नहीं है, बस पहली बार कब किया वो याद रख लेना। दैन इसके बाद भारत को पहली बार मेडल कब मिला, तो 1974 के अंदर मुरलीकांत पेटकर नाम के जो व्यक्ति हैं उनको गोल्ड मेडल मिला था स्विमिंग में। तो ये भारत का पहला पैरा ओलंपिक का गोल्ड मेडल है। लेटेस्ट जो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए वो कहाँ पे हुए, टोक्यो जापान में, जहाँ पर आपको पता होगा नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था, है ना। तो उसी के पैरेलली या कुछ दिन बाद टोक्यो के अंदर पैरा ओलंपिक्स भी हुए थे, जिसके अंदर बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे अवनी लाखेरा, है ना, और देवेंद्र झांझरिया। तो इन सभी ने वहाँ पर मेडल जीते थे। तो भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे, जो आज तक की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट थे, और 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते थे। तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। कभी आपसे पूछ ले एमसीक्यू में ही कि बेस्ट परफॉर्मेंस कब था भारत का पैरा ओलंपिक्स में, तो ये 2020 में ही था। अब अगले कब होंगे, तो वो होंगे भाई साहब प्यार का शहर फ्रांस, पेरिस, है ना, वहाँ पर आईफिल टावर है, तो वहाँ पर अब अगले पैरा ओलंपिक्स होने वाले हैं 2024 के। फिर अब आगे चलते हैं, तीसरा है डीफ ओलंपिक्स। तो डीफ ओलंपिक्स क्या होता है, ये एक ऐसे गेम्स हैं जो कि डीफ एथलीट्स के लिए होते हैं, है ना। डीफ एथलीट्स मतलब जिनको सही से सुनाता नहीं है, और पहले इनको इंटरनेशनल गेम्स ऑफ डेफ के नाम से जाना जाता था। कौन सी कमेटी इसको ऑर्गेनाइज करती है, तो याद रखिएगा जो इंटरनेशनल कमेटी है ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ, ये इसको ऑर्गेनाइज करती है या कंडक्ट करती है, जो कि किसकी गाइडेंस में काम करती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसकी गाइडेंस में काम करती है। अब जो डीफ ओलंपियन है कैन नॉट बी गाइडेड बाय साउंड्स, तो उसको साउंड से तो गाइड कर नहीं सकते। जैसे रेस होती है ना, स्कूल में रेस होती थी तो स्टार्टर गन चला दी या फिर सीटी बजा दी, तो ये तो जो डेफ एथलीट्स हैं उनको सुना नहीं पाएगा, तो इसलिए इस तरीके के इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं किया जाता है। इसकी जगह हम फ्लैश लाइट्स, कलर कार्ड्स, इन तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं, फ्लैग का यूज़ करते हैं। पहली बार कब हुए थे याद रखना है, 1924 में पेरिस में पहली बार डेफ ओलंपिक्स का आयोजन हुआ था, और डिसेबल जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। इसका लोगो देखिएगा, इस तरह का एक गोला है और उसके आसपास इस तरह से लाइंस बनी हुई है, ठीक है। तो ये इसका लोगो है, ये आपको याद रखना है। देन डीफ ओलंपिक्स के जो विंटर गेम्स हैं उनको ऐड किया गया था फिर 1949 में, है ना। हम देख रहे हैं ना समर गेम, विंटर गेम, तो इसके विंटर गेम्स को ऐड किया गया था 1949 में, और शुरू में तो बहुत कम एथलीट्स वहाँ पर आए थे। अब देखो कैसे पता लगेगा कि भाई ये डेफ है ये नहीं है। जैसे मैं अगर बोल दूं कि भाई मेरे को भी थोड़ा कम सुनाता है, मुझे भी खिलाओ, तो ऐसे तो भाई साहब बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो वहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा गया कि एटलीस्ट 55 डेसिबल का आपको लॉस हो, है ना। तो यहाँ पर डेसिबल्स में नापते हैं अपन साउंड को, तो हियरिंग लॉस जो हो वो 55 डेसिबल का हो आपके बेटर ईयर में, है ना। जो आप बोलते हो कि हाँ ये कान मेरा अच्छा है, उस अच्छे कान में 55 डेसिबल का एटलीस्ट लॉस हो, है ना। दूसरा वाला तो भाई साहब और ज़्यादा लॉस है उसमें, लेकिन जो आपका बेटर ईयर है उसमें एटलीस्ट 55 डेसिबल्स का लॉस होना चाहिए, तब जाके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आपने कई बार देखा होगा जिन लोगों को कम सुनाता है वो इस तरह की मशीन, है ना, ये यहाँ पर इमेज में दिख रही है, इस तरह की मशीन का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं कोचलर इम्प्लांट। तो एक कोचलर इम्प्लांट भी इस कंपटीशन के अंदर अलाउड नहीं है। इसका मोटो क्या है, इक्वलिटी थ्रू स्पोर्ट्स। तो ये तीनों तरह के अपन ने गेम्स पढ़े, देखो इसमें क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो है कि इनका लोगो क्या है, सेकेंड है इनका मोटो क्या है, तीसरा है कि ये पहली बार कब आयोजित हुए, तो ये 3 चीज़ आप ज़रूर से याद रखना, और चौथा है कि कौन सी कमेटी इनको ऑर्गेनाइज करवाती है, और अगर उसका हेडक्वार्टर जिन जिन का मैंने बताया उसका याद रख लेना, काम बन जाएगा, इससे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दैन डीफ ओलंपिक्स जो मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर हम है ना गन का और साउंड वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इंस्टीड हम वेविंग अ फ्लैग, फ्लैश लाइट, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगला आ जाता है बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, और ये है कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग, है ना। एक तरह से ये एक ही तरह के कंसेप्ट हैं, पहले चीज़ों को क्लासीफाई करके फिर उसको डिवाइड कर दिया जाएगा।
तो क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है ना, और यहाँ पर से इक्विटी और फेयर कंपटीशन को इंश्योर किया जाता है। तो क्या होता है क्लासिफिकेशन? ये बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रुप किया जाता है एथलीट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल एबिलिटी, इम्पेयरमेंट, कैरेक्टरिस्टिक रादर देन देयर स्किल्स। तो क्या हुआ? क्लासीफाई करना मतलब जो एथलीट्स हैं उनको बांटना उनके इम्पेयरमेंट के बेसिस पे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं क्रिकेट को ही। तो अगर क्रिकेट में एक तो होता है अपना नॉर्मल क्रिकेट वाला गेम जिसको कोहली, रोहित शर्मा ये सब खेलते हैं, एक होता है अपना ब्लाइंड क्रिकेट। तो ब्लाइंड क्रिकेट क्या है? बेसिकली हमने क्लासीफाई कर दिया क्रिकेट को दो पार्ट्स में कि एक वो क्रिकेट है जिसको ब्लाइंड वाले लोग खेल रहे हैं, एक वो क्रिकेट जिसको सामान्य लोग खेल रहे हैं, है ना, मतलब जिनको डिसेबिलिटी नहीं है। तो हमने क्लासीफाई कर दिया किस बेसिस पे? क्या? इम्पेयरमेंट के बेसिस पे। कई बार इंटरनली भी क्लासीफाई होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बैडमिंटन का कंपटीशन है ना, और वो लोग उसको खेलना चाहते हैं जिनके पैरों में दिक्कत है। तो पहला क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कि जिनके 25% पैरों में दिक्कत है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? जिसके 50% पैर काम नहीं करते हैं। तीसरा क्या है? इसके तो 100% ही काम नहीं करते हैं पैर। तो इस तरह से हम क्लासीफाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा फ़ायदा कि वही लोग जो एक जैसे हैं वो उस स्पोर्ट को खेलेंगे, तो सभी के जीतने के चांस उसमें रहेंगे, है ना। जैसे ब्लाइंड क्रिकेट वाले अगर मेन क्रिकेटर्स के साथ खेलें तो ऑब्वियसली यार एज किसको रहेगा? जो मेन वाले क्रिकेटर्स हैं। तो इसलिए ये इंश्योर करता है कि जो इंडिविजुअल जो सिमिलर कंडीशन के हैं वो compete करें अगेंस्ट ईच अदर और एक लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ पर क्रिएट हो। क्लासिफिकेशन से हम इंक्लूसिविटी, है ना, इंक्लूसिविटी हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो इंक्लूसिविटी मतलब सबको साथ में लेकर चलना, तो वो हम इंश्योर कर सकते हैं, और एक फेयरनेस एथलीट के साथ हम बरत सकते हैं। फिर डिविजनिंग हम देखें तो क्लासीफाई कर दिया, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे, है ना। जैसे आपने देखा होगा वेरियस ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो हम कैटेगराइज करते हैं एथलीट्स को स्पेसिफिक डिविजन्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। जैसे आपने देखा होगा वेट लिफ्टिंग होती है तो 55 किलोग्राम भार वर्ग, है ना, 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी, फिर 61 किलोग्राम, 78 किलोग्राम। तो इस तरह से क्या होता है, डिफरेंट वेट कैटेगरीज रहती है कि 55 किलो वाले सारे एक साथ पार्टिसिपेट करें, 61 वाले सारे एक साथ। तो उससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा कि भाई वेट लिफ्ट एक 55 किलो का आदमी वेट लिफ्ट कर रहा है और एक 80 किलो का आदमी वेट लिफ्ट कर रहा है, किसको एडवांटेज रहेगा? ऑब्वियसली यार 80 किलो वाला। तो अगर सब साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो भाई 55 कहाँ जाएगा, है ना। तो इसलिए इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें डिवीज़न किस किस बेसिस पे हो सकता है? वही इम्पेयरमेंट के बेसिस पे, फिज़िकल, विजुअल, इंटेलेक्चुअल, है ना। फिज़िकल बेसिस वही वेट हो गया जैसे, तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम आगे देखें तो ये जो डिवीज़न है ना, जैसे एक तो एज के बेसिस पे किया जाता है। आपने देखा होगा अंडर 19 क्रिकेट, अंडर 23 क्रिकेट, अंडर 21 क्रिकेट, अंडर 15। तो एज के बेसिस पे कि सब एक जैसे एज के बच्चे उसमें खेलें तो लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। जेंडर के बेसिस पे होता ही है, मेन क्रिकेट अलग होता है, फीमेल क्रिकेट अलग होता है। एबिलिटी के बेसिस पे आपने देखा होगा जब जैसे IPL हुआ, है ना, तो IPL तो मैं तो चलो सारी टीम एक दूसरे के साथ खेलती है। वर्ल्ड कप में क्या होता है, हर एक टीम दूसरी टीम के साथ नहीं खेलती है। तो वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा ग्रुप ए, ग्रुप बी, तो एबिलिटी के हिसाब से वहाँ पर ग्रुपिंग की जाती है कि 2 पक्की टीम, 3 कच्ची टीम, 2 पक्की टीम, 3 कच्ची टीम। ऐसा नहीं होगा कि कभी एक ग्रुप में सारी पक्की टीम भर दी, है ना, तो ऐसा वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, पहले क्लासीफाई किया फिर डिवाइड कर दिया। देन अगला आ जाता है कि इंक्लूजन क्या होता है स्पोर्ट्स में। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। इंक्लूजन मतलब मोदी जी का जो नारा है ना, वो याद रख लीजिएगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ठीक है, तो यही होता है इंक्लूजन। तो इंक्लूजन में बेसिकली क्या होता है कि ये एक फिज़िकल एजुकेशन के अंदर हेल्प करता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं कि वो अपनी सोशल स्किल्स को इंक्रीज़ कर पाएँ और वो भी दोस्त बना पाएँ, है ना। आपने देखा होगा कि यार क्लास में अगर कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है तो जनरली लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना अकेला अकेला अलग अलग रह रहा है। तो ऐसा ना हो, इसलिए इंक्लूजन का कंसेप्ट है। तो इससे वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, बच्चा है, उसको बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी उसके अंदर, और जब वो लोगों के साथ रहेगा, खेलेगा, कूदेगा, तो उसकी मोटर स्किल्स, है ना, मोटर स्किल्स मतलब हाथ पैर उसके चलना स्टार्ट हो जाएंगे। देन इंक्लूजन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इम्प्लीमेंट करवाने का ज़िम्मा किसके पास रहता है? स्कूल की हम बात करें तो बेसिकली जो क्लासरूम में टीचर आते हैं उनका, कोई स्पेशलिस्ट है उनका, बाकी जो साथ में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका भी यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि एक बेहतर इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाए पर्सन विद डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। इससे क्या होगा, उनकी लर्निंग एनकरेज होगी
और वो बाकी सारे बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल पाएंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल एबिलिटीज़। अब कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं एक बार हम उनके बारे में देख लेते हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, जैसे स्कूल प्रिंसिपल का रोल क्या है, तो वो कोऑपरेट करे सभी के साथ, सभी टीचर स्टाफ को गाइड करे, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की ज़रूरत है तो उनको भी वहाँ पर लाए और एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करे। देन यहाँ पर इंक्लूजन के अंदर कोई स्पेशल ट्रेंड स्टाफ की आपको ज़रूरत पड़ सकती है ना, जो कि उन बच्चों को प्रॉपरली गाइड करेंगे। एंड इन सभी को इंश्योर करने का काम किसका रहेगा कि स्कूल के अंदर स्कूल प्रिंसिपल का। फिर आता है काउंसलर, है ना। काउंसलिंग आपने जनरली देखा होगा 10th के बाद 12th के बाद काउंसलिंग होती है, जिसके अंदर आप अपने करियर के बारे में पूछते हो एक प्रबुद्ध इंसान से, है ना। प्रबुद्ध मतलब इंटेलेक्चुअल व्यक्ति से आप पूछते हो कि सर क्या किया जाए, कहाँ जाए, हम कौन सा कॉलेज लें। तो इस तरह से जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है या CWSN है उनके लिए भी काउंसलर्स हों और इसको प्रोवाइड करवाए स्कूल, ताकि उन बच्चों को पता रहे कि क्या क्या उनके पास करियर ऑप्शन है अपनी लाइफ के अंदर। देन फिज़िकल एजुकेशन टीचर जैसे हम, है ना, हमारी भी जिम्मेदारी है कि एक प्रोग्रेसिव और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे बच्चों की ज़िंदगी में और सभी को साथ में लेकर चले, है ना। ऐसा नहीं कि इसको अलग छोड़ दिया, इसको अलग छोड़ दिया, आगे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पीछे को नहीं पढ़ा रहे हैं, डिसेबल्ड को तो बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे, तो इस तरह का नहीं होगा। तो फिज़िकल एजुकेशन टीचर ऑल्सो प्ले अ रोल इन इंक्लूजन। फिज़िकल एजुकेशन टीचर, है ना, जो भी प्रोग्राम्स सरकार के द्वारा स्कूल के द्वारा चलाए जाते हैं उनको एट द एंड ऑफ द डे जो क्लास में इम्प्लीमेंट करने वाला व्यक्ति वो कौन है, वो फिज़िकल एजुकेशन का टीचर है जो कि उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा। फिर स्पीच थेरेपिस्ट, है ना। स्पीच थेरेपिस्ट का काम क्या होगा कि कम्युनिकेशन में अगर किसी को दिक्कत है तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास आप जा सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन की दिक्कत को मतलब सुलझा सकते हैं या देख सकते हैं कि किस तरह से उसको और सोल्व किया जाए। तो स्पीच थेरेपिस्ट का रोल रहता है कम्युनिकेशन में हेल्प करने में। जैसे बहुत से बच्चे हकला के बोलते हैं, तोतले बोलते हैं, तो कैसे उनको प्रॉपरली गाइड किया जाए, वो काम रहता है स्पीच थेरेपिस्ट का। अब आता है स्पेशल एजुकेशन टीचर। स्पेशल इसके नाम में ही जुड़ा हुआ है, तो स्पेशली इसको ट्रेन किया जाएगा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ काम करने के लिए, है ना। तो स्पेशली जो ट्रेंड व्यक्ति है वो स्पेशल एजुकेशन टीचर है, जबकि फिजिकल एजुकेशन टीचर एक जनरल व्यक्ति है ना, वो सभी बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन स्पेशल एजुकेशन स्पेशली किसको पढ़ाने के लिए है, डिसेबल बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर एक बोल बच्चन वाला टॉपिक है भाई साहब, इसको आप आराम से अपने एग्जाम में बोल बच्चन करके लिख सकते हो, ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं। वो है एडवांटेज क्या है फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए कि उन बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड्स हैं। तो पहला है उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप का वो जो एक भावना है उत्पन्न होगी। देन बिल्डिंग द इन CWSN कैपेसिटी टू बी फंक्शनली एक्टिव फॉर लाइफ टाइम, और अगर वो सबके साथ मिलकर स्पोर्ट्स खेलेंगे तो लाइफ टाइम वो एक्टिव रहेंगे। देन डिप्रेशन कम होगा, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ उनकी एनहेंस होगी, कॉग्निटिव बेनिफिट्स मतलब सोचना, रीज़न करना, रिमेंबर करना चीज़ों को वो आसान से कर पाएंगे, फिटनेस लेवल भी उनका इंक्रीज़ होगा। देन डिक्रीजेज सेकेंडरी हेल्थ इश्यूज़। सेकेंडरी हेल्थ इश्यूज़ मतलब क्या होता है, जैसे हाई ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, लो HDL, है ना। कल हम पढ़ेंगे, मतलब जब आगे अपना चैप्टर रहेगा 5th वाला, उसके अंदर हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट क्या होती है, HDL क्या होता है, तो इन सभी के बारे में अच्छे पढ़ेंगे। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना, HDL की फुल फॉर्म होती है। आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल, तो वो कोलेस्ट्रॉल जिससे हार्ट अटैक आता है, हार्ट की डिजीज़ हो जाती है। तो अगर कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करेगा तो वो मोटा हो जाएगा, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाएगा, एंड HDL जो है वो उसका लो हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, इन सभी की समस्या उसको हो जाएगी, जिसको अपन लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बोलते हैं। देन सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब एक व्यक्ति की इमेज खुद की क्या है खुद के सामने, तो मतलब वो कैसे अपने आप को परसीव करता है। बहुत सी बार होता है ना यार, अपने आप को हम कम आंकते हैं, कह रहे यार कैसे कर पाऊँगा मैं चीज़, तो वो सेल्फ एस्टीम भी यहाँ से इंक्रीज़ होगी, भाई सब कुछ फोड़ सकता है अपन, है ना। देन इसके बाद प्रमोट होगी रेगुलरिटी एंड डिसिप्लिन एक व्यक्ति के अंदर। अब क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ को एक्सेसिबल बना सकते हैं, तो पहला है रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाएं। तो अगर हम रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति की कितनी डिसेबिलिटी है, कितने लेवल की है, और किस तरह के कॉम्पिटिशन के लिए इसको प्रिपेयर किया जाए ना। जैसे वही हियरिंग डिसेबिलिटी अपन ने देख लिया कि 55 डेसिबल प्लस है, तो इसको हम डेफ ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। हमने देखा कि यार इसको 25% पैरों में दिक्कत है, तो किस तरह की कैटेगरी के लिए उसको हम बैडमिंटन खिलवाएंगे, 25% वाली कैटेगरी में, तो मेडिकल चेकअप रेगुलर होता रहे। देन नेक्स्ट आ जाता है अपने पास उनके इंटरेस्ट के बेस पर एक्टिविटी करवाई जाए तो और बेहतर करेंगे, ये सब के लिए लागू होता है ऑलमोस्ट।
डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, तो हमने देखा ही था, एक नॉर्मल क्रिकेट, एक ब्लाइंड क्रिकेट। तो ब्लाइंड क्रिकेट में क्या होता है, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस उनके लिए रहते हैं। रूल्स को मॉडिफाई किया जाए, जैसे ब्लाइंड क्रिकेट का ही स्नैपशॉट है, तो जहाँ पर डिफरेंट रूल्स रहते हैं, है ना। जैसे बॉल को ऊपर से नहीं फेंका जाता है, नीचे से गुड़का के फेंका जाता है, तो ये मॉडिफिकेशन हो गया रूल्स में। और एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि बहुत अच्छा उनका डेवलपमेंट हो सके और बिना किसी इंजरी के रिस्क के वो वहाँ पर अपने स्पोर्ट्स को खेल सकें। अब हम देख लेते हैं सीबीएसई के सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस ना। ये 5 टॉपिक थे सिलेबस में, इनको हमने देख लिया। पहला प्रश्न है कि स्कूल मैनेजमेंट नीड्स टू रिकॉग्नाइज द एसेंशियल प्लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन एजुकेशन ऑफ CWSN। इनमें से कौन से वो रिजल्ट्स नहीं हैं जो कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ के कारण बच्चों को मिलते हैं। तो देखो, फिज़िकल एक्टिविटी अगर कोई व्यक्ति करेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड्योरेंस मतलब उसकी जो स्टेमिना है वो बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, नहीं भाई साहब डिप्रेशन तो कम होगा, एंड बेटर हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो ठीक है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि डिप्रेशन बढ़ेगा नहीं भाई साहब, घटेगा अगर फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो। देन 3 स्ट्रैटेजीज़ बतानी जिससे फिजिकल एक्टिविटीज़ को एक्सेसिबल बनाया जा सके। तो हमने बताया था, रेगुलर चेकअप करवाओ आप, रूल्स को मॉडिफाई करो, इंटरेस्ट के हिसाब से उन बच्चों को उनका स्पोर्ट्स खिलाओ, तो एक्सेसिबल बन जाएगी। इंक्लूजन का क्या नीड है ना, हमने अच्छे से पढ़ा था, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, तो वो होता है इंक्लूजन, सबको साथ में लेकर चलना। कौन कौन इंक्लूजन करते हैं, स्कूल का प्रिंसिपल, फिजिकल एजुकेशन का टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, तो सभी बातें आपको लिखनी है। ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। देन PY अगर हम देखें तो पहला डीफ ओलंपिक्स गेम्स ऑर्गेनाइज किया था, हमने पढ़ा था 1924 में पेरिस के अंदर पहला डीफ ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया था। देन ये पिछले साल ही बच्चों के पेपर में क्वेश्चन आया था, बहुत से बच्चे देख के डर गए थे, बहुत से बच्चों ने आराम से कर दिया था। क्वेश्चन है कोर्ट में, पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटी इज एडवांटेजियस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 6 एडवांटेज। बेसिकली क्या पूछ रहा है, वो बोल बच्चन वाला क्वेश्चन है कि क्या एडवांटेज होंगे बच्चों को, CWSN वालों को, अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वही लिखना है आपको, प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप, फिजिकल इंप्रूवमेंट, बिहेवियरल इंप्रूवमेंट, इमोशनल साइकोलॉजिकल हेल्थ, कॉग्निटिव अपन ने देखा था, रीडिंग राइटिंग वाली क्षमता उनकी डेवलप होगी, और बेसिकली रिक्रिएट कर पाएंगे ना। रिक्रिएट करना क्या मतलब भाई साहब, यार टेंशन है पूरी ज़िंदगी में, है ना, पढ़ाई 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 और पढ़ाई, है ना, तो उससे ये लोग एक शिफ्ट ले पाएंगे और दूसरी चीज़ों को करेंगे तो माइंड एकदम प्रफुल्लित रहेगा। अब ये वाला क्वेश्चन था जिसने बच्चों को परेशान किया था, हालांकि उन बच्चों को नहीं किया था जिन्होंने पिछली बार मेरे लेक्चर्स देखे थे, क्योंकि मैंने बता दिया था लोगों के बारे में। तो अब तो आप आराम से बता ही सकते हो। देखो यहाँ पहला है कि लोगो शोन इन द पिक्चर इज़, तो लोगो शोन इन पिक्चर रेफर्स टू स्पेशल ओलंपिक। तो ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि भाई ABC में से कौन सा स्पेशल ओलंपिक का है। तो हमने देखा ही है C वाला स्पेशल ओलंपिक का है ना, बाकी 2 भी देख लो, A वाला पैरा ओलंपिक्स का और B वाला डेफ ओलंपिक्स का। फाउंडर कौन है स्पेशल ओलंपिक्स का, तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, यूनिस कैनेडी श्रिवर, है ना, ये नया नाम है तो इसको आप याद रखिएगा, यूनाइस कैनेडी श्रिवर या श्रिवरर जो है ये फाउंडर है स्पेशल ओलंपिक्स के। देन अगला है कि अकॉर्डिंग टू फिगर B, हैंड शेप्स ऑफ ओके, गुड एंड ग्रेट दैट ओवरलैप ईच अदर इन अ सर्कल रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल साइन फॉर। तो पूछ रहा है कि B वाला किस चीज़ का साइन है, तो B वाला बेसिकली साइन है डीफ ओलंपिक्स का। लास्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट पैरा ओलंपिक्स गेम्स इन रोम इटली। तो पहले पैरा ओलंपिक्स गेम्स में किसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, तो पहले पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर 23 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और ये हुआ था 1960 में इटली में। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं ना तो इसमें आपको चॉइस मिलती है। तो जैसे यहाँ पर इसकी चॉइस आपको दे रखी थी, द मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक्स इज़, है ना, तो बेहतर है कि इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर लो, क्योंकि हो सकता है कि 4 में से, है ना, ये 4 पिछली बार दिए थे तो अब की बार तो सब लोग इसको पढ़ा देंगे, लेकिन हो सकता है अगली बार कुछ 4 ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो किसी ने नहीं पढ़ाए, तो फिर उस तरह में यही समझदारी करना है कि जो नीचे और में क्वेश्चन है ना, वो सिंपल रहेगा, उसको डील कर लिया जाए, है ना। अब यहाँ से अगली बार क्या क्वेश्चन आ सकता है, MCQ में क्वेश्चन दे सकता है, 4 इमेज दे दी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोगो ऑफ डीफ ओलंपिक्स, तो एटलीस्ट इतना अपने को याद रहे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते। पहला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या है, कॉग्निटिव मतलब जिसमें आपको बोलने में, समझने में, चीज़ों को स्टोर करने में दिक्कत आती है। तो ऑप्शन A स्पीच बोलना, शॉर्ट मेमोरी मतलब
उस चीज़ को स्टोर करना, तो उसमें दिक्कत आएगी, है ना। तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है यहाँ पे। देन ओल्डेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर ओलंपिक्स इज, तो ओलंपिक्स के बाद अगर हम देखें ओल्डेस्ट तो कौन सा है, डीफ ओलंपिक्स, क्योंकि ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, हमने पढ़ा था क्लास 11th में 1896 के अंदर ओलंपिक स्टार्ट हुए थे, जबकि डीफ ओलंपिक्स 1924 में स्टार्ट हुए हैं, है ना। पैरा ओलंपिक्स 1960, स्पेशल ओलंपिक्स 1968 में स्टार्ट हुए हैं, तो डीफ ओलंपिक्स सेकेंड ओल्डेस्ट है। देन इसके बाद अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट फॉर CWSN बीइंग इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी, क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, बिल्कुल भाई साहब, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। मसल बिल्डिंग, वेट लॉस, इंक्रीज इंटेलिजेंस, है ना। हालांकि ये 4 ही ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, अगर ऑल द अबव होता तो हम ऑब्वियसली ऑल द अबव करते, लेकिन सिंस हमने देखा था कि इंक्लूजन से सबसे बड़ा फ़ायदा जो उनका होता है वो होता है उनका सोशल इंटरेक्शन होता है, बाकी लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं वो, तो ऑप्शन ए इसलिए हमने इसका यहाँ पर आंसर लगाया है। देन आगे हम देखें असर्शन रीजन के क्वेश्चन, तो असर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करते हैं। असर्शन क्या रीज़न उसको मतलब प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो पहले ए को पढ़ो, फिर रीजन पढ़ो और देखो कि क्या उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। जैसे यहाँ पर है डिसेबिलिटी परमानेंट नेचर में है, इट इज़ अ कंडीशन दैट कैन नॉट बी क्योर, तो बिल्कुल ये इसका रीज़न है ना। क्यों परमानेंट है, बिकॉज उसको क्योर नहीं किया जा सकता। तो ये आसान क्वेश्चन था कि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन आगे हम देखें कि डिसेबिलिटी परमानेंट नेचर, कंडीशन दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, है ना। यहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो इस एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं। 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, इसको आप खुद भी यहाँ पर एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एजुकेशन। तो इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, और अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करें, है ना, क्योंकि इंटीग्रेटेड की जगह आप इंक्लूजन कर लेना कि क्या इंक्लूजन क्या है ना, बेसिकली इंक्लूजन क्या है और किस तरह से वो लोगों की मदद कर सकता है। देन इनका आंसर आपको करना है हेड क्वार्टर ऑफ पैरा ओलंपिक्स कहाँ पे, तो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर अपने को बोन जर्मनी में देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी। देन इसके बाद डीफ ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए थे, ये PYQ भी है 1924। कोशलर इम्प्लांट वो मशीन कहाँ पर अलाउड नहीं है, डीफ ओलंपिक्स में। स्पीच थेरेपिस्ट बच्चों को यूज़ हेल्प करेंगे कम्युनिकेशन में। लेट मी विन बट इफ़ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये ओथ दिलवाई जाती है स्पेशल ओलंपिक भारत में कि भाई वैसे तो मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ जीतने के लिए, लेकिन अगर मैं नहीं भी जीता तो एटलीस्ट मैं इस बात के लिए खुश रहूँगा कि मैंने एटलीस्ट प्रयास किया था, है ना। तो ये हर एक चीज़ में लागू होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप IITian बनना चाहते हैं, तो एक तो होता है कि बस वो सोचता ही रहेगा कि यार मैं बस बन जाऊँगा, कभी तो बनूँगा, है ना। और दूसरा है कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो चला जाता है ना, कि चलो भाई साहब बैग बस्ता लेके कोटा या कोचिंग या जो भी है, और आपने उसको स्टार्ट कर दिया कि एटलीस्ट मैं प्रिपेयर तो करूँ, अपना बेस्ट तो दूँ और उसके बाद देखा जाएगा। वैसे तो मैं आया हूँ जीतने के लिए, लेकिन नहीं भी जीता तो ज़िंदगी में एक मलाल नहीं रहेगा कि मैंने कभी तैयारी नहीं करी। तो स्पेशल ओलंपिक भारत का ये कोट है, इंपॉर्टेंट कोट है। स्पिरिट इन मोशन अपनों ने देखा था, मोटो है पैरा ओलंपिक्स का। देन इंक्लूजन की ज़रूरत है क्यों, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो ऑल द अबव हो, आँख बंद करके ऑल द अबव कर सकते हो आप, है ना। स्पेशल डेवलपमेंट ऑफ CWSN, मोशन स्किल्स को बढ़ाना, एकेडमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाना, सारी चीज़ें। टीचर जो कि स्पेशली ट्रेंड रहता है, मैंने आपको बताया स्पेशली ट्रेंड कौन रहता है, स्पेशल एजुकेटर, जबकि फिजिकल एजुकेशन एजुकेटर तो सबको ही पढ़ाएगा। विसल्स गन्स कहाँ पर यूज़ नहीं होते हैं, तो ये डेफ ओलंपिक्स में यूज़ नहीं होते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो आप ज़रूर से उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।